अटेंशन लर्नर्स, मिशन ऑफ एजुकेशन के तहत, मिशन ऑफ बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के तहत एन इंग्लिश शो लेकर के आया है अ सीरीज ऑफ ऑल पोएम्स ऑफ क्लास 10, जिसमें हम सारी पोएम्स को कंप्लीट करेंगे। 3 दिन में हमारी एक पोएम कंप्लीट होगा। पहले कॉन्सेप्ट में पहले डे में हम कंप्लीट करेंगे कुछ गोल्डन वर्ड्स को, अबाउट द पोएट और समरी को। सेकेंड पार्ट में हम ये सीखने वाले हैं कि थीम को कैसे लिखते हैं, मैसेज को कैसे राइट करते हैं और सेंट्रल आइडिया को कैसे राइट करते हैं और क्या पोएटिक डिवाइसेस हो सकती है। और लास्ट वीडियो जो होगा, लास्ट नॉट द लीस्ट, जिसमें हम ये देखेंगे कि क्या क्वेश्चन डायरेक्टिव्स होते हैं और कैसे क्वेश्चंस को लिखा जाता है। तो पहली पोएम की चर्चा करेंगे। ये इंग्लिश शो का संघर्ष है, ये रुकना नहीं चाहिए और ये रुकेगा भी नहीं, लगातार जारी रहेगा। उन तमाम बच्चों के लिए जो ग्रामीण अंचल से आते हैं, उन बच्चों के लिए जो फीस खर्च करके या किसी रीजन से कोचिंग अटेंड नहीं कर पाते हैं, या वो बच्चे जो किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से स्कूल्स या कोचिंग्स को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, मोटी मोटी रकम लेने की वजह से वो अच्छे कोचिंग या इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। ये वीडियो उन सबके लिए है, संघर्ष उन सबके लिए है। तो आइए सबसे पहले आज हम कंप्लीट करेंगे अपनी पोएम डस्ट ऑफ स्नो। जैसा कि आपको टाइटल से ही पता चल रहा होगा, एक नेचुरल पोएम है, नेचर की बात कर रहे हैं। इन दिस पोएम द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हाईलाइट्स द अमेजिंग कैपेसिटी ऑफ द नेचर टू चेंज द नेगेटिव थिंग्स इनटू पॉजिटिव थिंग्स। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में पहले कवि के बारे में जान लेते हैं। आइए कुछ माइंड मैपिंग मैंने तैयार की है और एक बार समझ पाए तो आगे हर कवि के बारे में आप बड़ी आसानी से लिख पाएंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म कब हुआ था? 26 मार्च 1874। किसी भी कवि के जन्म के बारे में लिखना हो, किसी भी कवित्री के जन्म के बारे में लिखना हो, वॉज वॉर लगाना है। क्या लगाना है? वॉज वॉर लगाना है। तो मैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज बोर्न ऑन 26 मार्च 1870। He was an American poet. ये एक अमेरिका के कवि थे। He also won Pulitzer Prize. इन्होंने पॉलिटिजर अवार्ड भी प्राप्त किया था और इनका पूरा नाम क्या है? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। एंड ही डाइड 29 जनवरी 1963। और इनका देहांत, इनकी मृत्यु 29 जनवरी 1963 को हुई थी। तो कवि के जानने के बारे में अब हम जानते हैं, मैं ये कह सकता हूं कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ही इज अ नेचर लविंग पोएट। प्रकृति से इनको बेइंतहा मोहब्बत है। एंड ही राइट्स ब्यूटीफुली अबाउट द अमेजिंग हीलिंग पावर ऑफ नेचर। और प्रकृति के बड़ी सी बड़ी समस्याओं का निदान करने का जो एक अद्भुत क्षमता है, उसके बारे में कवि ने वर्णन किया है। तो आइए कविता के बारे में जानते हैं। लर्न करना है ना पोएम को? देखो कैसे लर्न करते हैं, इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। द वे अ क्रो swooped down on me the dust of snow from a hemlock tree and has given my heart a change of mood and changed some part of a day I had rued. आसान है ना? You can also, आप भी कर सकते हैं। Let's have a look at golden words. आइए कुछ सुनहरे शब्दों को जान लेते हैं। सुक सिक मीन्स हिलाना। हेमलॉक ट्री मीन्स अ पॉइजनस ट्री विथ व्हाइट फ्लावर्स। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री? हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री विथ व्हाइट फ्लावर्स। अगर पूछता है हेमलॉक ट्री क्या है, तो आपको आसानी से लिख सकते हो, हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री विथ स्मॉल फ्लावर्स। नेक्स्ट वर्ड है गोल्डन, डस्ट ऑफ स्नो। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है? डस्ट ऑफ स्नो मीन्स पार्टिकल्स ऑफ स्नो। वो ये भी पूछ सकता है, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट? तो बड़ा आसान होगा, डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट हैप्पीनेस। ये खुशी का प्रतीक है, ये जॉय का प्रतीक है। अगला वर्ड है हमारा र्यूड, और र्यूड मीन्स होता है बर्बाद, स्पॉइल्ड। आइए कविता के बारे में जानते हैं। The way a crow soaked down on me the dust of snow from a hemlock tree
and given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruined. Dabbe a crow. Crow is the symbol of illusion. The crow is a symbol of sorrow. कविता में आएगा क्रो किसका प्रतीक है, क्रो किसको रिप्रेजेंट करता है, आसानी से लिख सकते हैं, सौरों को रिप्रेजेंट करता है। हेमलॉक ट्री किसको रिप्रेजेंट करता है, सौरों को रिप्रेजेंट करता है। डस्ट ऑफ स्नो किसको रिप्रेजेंट करता है, हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है। द बे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। एक हेमलॉक ट्री से डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण मेरे ऊपर गिराए किसने, कौवे ने। तो कौवे का डस्ट ऑफ स्नो का गिराना कवि के मूड को चेंज करता है। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। जैसे ही बर्फ के कण कवि के ऊपर आकर के गिरते हैं तो कवि का मूड चेंज हो जाता है। द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट sorrow and they want to highlight in this poem that the poet is not in a good mood. तो ये दोनों वर्ड्स मिलकर के ये बताते हैं, जो क्रो है और हेमलॉक ट्री है वो ये बताते हैं कवि की मनोदशा, कवि का मूड सही नहीं है। अचानक से डस्ट ऑफ स्नो का गिरना उसको चेंज ऑफ मूड मीन्स फ्रॉम सैडनेस टू हैप्पीनेस, मूड को खुशी से दुख, मूड को दुख से खुशी में बदल देता है। चेंज हिज मूड फ्रॉम सॉरो इनटू हैप्पीनेस। इस तरीके से हमारी कविता ये कंप्लीट होती है। इस कविता के माध्यम से कवि ने प्रकृति का वर्णन किया है एंड ही वांट्स टू टेल अस ईच एंड एवरी स्मॉल थिंग हैज इट्स इंपॉर्टेंस। हर एक छोटी छोटी वस्तु का भी प्रकृति में बहुत महत्व है। whenever you are in a dilemma, whenever you are in problem, never be upset, attach yourself, associate yourself, connect yourself to nature। आप अपने आप को प्रकृति से जोड़ दीजिए because it has amazing power to change your negative mood into positive mood। और कवि ने यह भी कहने का प्रयास, every cloud has the silver lining। बादल कितने भी काले क्यों ना हो लेकिन एक कोई ना कोई खूबसूरत चमक उनमें जरूर होती है। आपका दिन कितना भी खराब क्यों ना हो रहा हो लेकिन एक आशा की किरण उसमें होती है। देयर इज अ डे आफ्टर एवरी नाइट, देयर इज अ नाइट आफ्टर एवरी डे, देयर इज अ sorrow after happiness, there is a happiness after every sorrow, there is पॉजिटिविटी आफ्टर एवरी नेगेटिविटी। पर आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको हार्ट लूज नहीं करना है बिकॉज द नेचर हैज अमेजिंग कैपेसिटी टू चेंज नेगेटिविटी इनटू पॉजिटिविटी। व्हेनेवर यू आर इन अ बैड मूड, जब भी आपकी मनोदशा खराब हो, अटैच योरसेल्फ विद द नेचर। आप जाकर के अपने आप को प्रकृति से जोड़िए। और कवि ने यही बताने की कोशिश की है, उसने कोई और खूबसूरत, कोई पिकॉक, कोई हैन का प्रयोग नहीं किया है, किसी डब का प्रयोग नहीं किया है, अच्छे अच्छे पक्षियों का प्रयोग नहीं किया है। उसने अच्छे योग, ऑक जैसे, पीपल जैसे, बनियान जैसे ट्रीज का प्रयोग नहीं किया है बिकॉज दीज टू वर्ड्स आर प्लेंटी इनफ टू एक्सप्रेस द मूड ऑफ द पोएट दैट ही इज सैड। ये वर्ड ये बताते हैं के लिए काफी है कि कवि की मनोदशा सही नहीं है। नेवर बी अपसेट इन योर लाइफ, ऑलवेज एसोसिएट योरसेल्फ टू नेचर एंड नेचर विल चेंज योर लाइफ। थैंक यू। और आशा करते हैं ये कविता आपको समझ आएगी और आपको मदद भी करेगी।